पिछली क्लास में हमने पढ़ा था, एसी सर्किट पढ़ रहे थे हम। एसी सर्किट में यानी प्रत्यावर्ती जो परिपथ है, ठीक है, ये हमने पढ़ा था। इसमें हमने पढ़ा था आरएमएस मान के बारे में, और दूसरा पढ़ा था एवरेज मान, एवरेज वैल्यू एंड आरएमएस वैल्यू। ठीक है, और इस साथ ही साथ हमने पढ़ा था इंस्टेंटेनियस वैल्यू, तत्कालिक मान। ठीक है, रूट मीन स्क्वायर वैल्यू, एवरेज वैल्यू यानी इसको हम डीसी वैल्यू भी कहते हैं, और एक होते हैं इंस्टेंटेनियस वैल्यू, तात्क्षणिक मान। ठीक है, एनी इंस्टेंट ऑफ टाइम, किसी दिए गए समय में वैल्यू जो होती है। ये सब हमने प्रीवियस क्लास में पढ़ लिया था। ठीक है, आज की क्लास में हम कुछ इंपॉर्टेंट पैरामीटर के बारे में बात करते हैं। ठीक है, जैसे पहला है प्रतिरोध। इसको इंग्लिश में कहा जाता है रेजिस्टेंस। ठीक है, क्या होता है रेजिस्टेंस? तो ये करंट को क्या करता है, फ्लो करने का अपोज करता है। ठीक है, हिंदी में कहेंगे तो ये कह सकते हैं कि धारा के मार्ग में रुकावट पैदा करता है। धारा के मार्ग में रुकावट पैदा करता है, और इंग्लिश में कहेंगे कि अपोजेस फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। विद्युत धारा के मार्ग में जो रुकावट पैदा करता है उसका नाम क्या होता है? रेजिस्टेंस होता है। ठीक है, क्लियर सभी को? यानी विद्युत धारा किसी परिपथ में अगर बहती है, जैसे विद्युत धारा इसमें बहना चाह रही है, ठीक है, इस धारा का जो विरोध करेगा उसका नाम क्या होगा? प्रतिरोध। ठीक है, रेजिस्टेंस। इसकी इकाई क्या होती है? यूनिट पूछेगा, यूनिट क्या होती है? तो इसकी यूनिट होती है क्या? ओम। क्या होती है? ओम। ठीक है, ओम पढ़ते हैं इसको, ये ओम का साइन होता है। ठीक है, और इसको हिंदी में ओम। ठीक है, क्या इकाई होती है इसकी? ओम। ठीक है, ये क्या करता है? धारा के मार्ग में रुकावट पैदा करता है। ठीक है, इसको इस तरीके से सिंबल से दर्शाते हैं, और ये क्या हो गया? आर हो गया। जैसे यहां से ऐसे आई गया है तो ये रुकावट पैदा कर रहा है। ठीक है, रोक रहा है करंट फ्लो। ठीक है, तो ये हो गया हमारा प्रतिरोध। अब प्रतिरोध तो हमने पहले भी पढ़ा था, बेसिक इलेक्ट्रिसिटी में भी प्रतिरोध पढ़ा था, लेकिन यहां पर पढ़ने की क्यों जरूरत पड़ रही वो हमें समझना है। ठीक है, प्रतिरोध के बाद दूसरा हमारे पास पैरामीटर होता है जिसका नाम है इंडक्टेंस। और हिंदी में इसको कहा जाता है प्रेरकत्व। हिंदी में क्या कहा जाता है इसको? प्रेरकत्व। ठीक है, इंडक्टेंस क्या होता है? तो जैसे हमारे पास कोई तार है, इस तार को हम इस तरीके से अगर मोड़ देते हैं, क्या बन जाता है? इंडक्टेंस। ठीक है, इसको किससे? एल से दर्शाते हैं। इसको किससे दर्शाते हैं? एल से। ठीक है, डिनोटेड बाय एल। हमारे पास एक तार था, हमने उसको क्या कर दिया? लपेट दिया। लपेटने के बाद वो क्या बन गया? इंडक्टर बन गया। ठीक है, क्लियर सबको? अब करंट कैसे जाएगा इसमें? ऐसे आएगा, ऐसे, फिर ऐसे घूमेगा, फिर ऐसे जाएगा, इस तरीके से। तो करंट को यहाँ समय लग जाएगा। करंट को यहाँ क्या लगेगा? समय लगेगा। तो ये करंट को क्या कर रहा है? रोकने का काम कर रहा है। ठीक है, तो ये जो करंट को रोकता है उसको कहा जाता है प्रतिघात। क्या कहा जाता है? प्रतिघात। तो यहां पर दूसरा जो है, इंग्लिश में कहेंगे हम रिएक्टेंस, और हिंदी में कहेंगे प्रतिघात। क्या कहेंगे इसको? प्रतिघात। ठीक है, अब प्रतिघात जो होता है, रिएक्टेंस होता है,
इसको हम ये कह सकते हैं कि यह परिपथ में धारा के साथ, करंट के साथ धारा के साथ क्या करता है, रिएक्ट करता है। क्या कर रहा है, रिएक्ट विथ करंट। ठीक है, अब देखो प्रतिरोध यहां पर क्या कर रहा था, अपोज कर रहा था, इसके बहने का विरोध कर रहा था। तो बहने का विरोध जब करेगा तो प्रतिरोध क्या करेगा, ऊर्जा का लॉस करेगा, ऊर्जा का क्या करेगा, लॉस करेगा। और जो वो ऊर्जा का लॉस करेगा उसका फॉर्मूला क्या होगा, आई स्क्वायर आर, ये। ठीक है, इतना ऊर्जा का लॉस कर देगा। जब इससे करंट जाएगा तो कितना ऊर्जा का लॉस करेगा, आई स्क्वायर आर, एनर्जी, लॉस ऑफ एनर्जी कितना होगा, ऊर्जा का कितना नुकसान करेगा, आई स्क्वायर आर। लेकिन ये जो है ना, ये ऊर्जा का नुकसान नहीं करता, ये ऊर्जा का नुकसान नहीं करता, यह ऊर्जा का नुकसान यानी कि लॉस, एनर्जी लॉस नहीं करता, एनर्जी लॉस नहीं करता। ठीक है, एनर्जी लॉस नहीं करेगा कौन, प्रतिघात, ऊर्जा का लॉस नहीं करेगा। ठीक है, अब प्रतिघात की अगर बात करें तो ये करंट को क्या कर दे रहा है, पीछे कर दे रहा है। ठीक है, तो अगर प्रतिघात है, ठीक है, तो प्रतिघात क्या करता है, जैसे ये वोल्टेज है हमारा भी, और जो करंट है उसको पीछे कर देगा। कितना पीछे कर देगा, 90 डिग्री। ठीक है, कितना पीछे कर देगा, 90 डिग्री पीछे कर देगा। जहां वोल्टेज होगा, जैसे मान लो ये वोल्टेज है, तो करंट उसको क्या कर देगा, करंट को पीछे कर देगा। कौन, प्रेरकत्व, इंडक्टर, रिएक्टेंस। ठीक है, और ये भी धारा का विरोध कर रहा है, लेकिन धारा के साथ केवल रिएक्ट कर रहा है, उसका लॉस नहीं कर रहा है। ठीक है, धारा के साथ इसका सिर्फ क्या हो रहा है, रिएक्ट कर रहा है, केवल और केवल रिएक्ट करने का काम है। इस वजह से इसका नाम क्या है, रिएक्टेंस। क्या कर रहा है ये, सिर्फ धारा को क्या कर रहा है, रिएक्ट कर रहा है। ठीक है, अब जो यहां पर इसको किससे दर्शाते हैं, तो इसको हम एक्सेल से दर्शाते हैं। इट इज डिनोटेड बाय एक्सेल, और एक्सेल का फॉर्मूला क्या आता है, 2 पाई एफ एल। एक्सेल का फॉर्मूला क्या होता है, 2 पाई एफ एल। एफ क्या है यहाँ पर, एफ क्या है, आवृत्ति है। ठीक है, आवृत्ति यानी फ्रिक्वेंसी है। और एल क्या है, प्रेरकत्व, रिएक्टेंस। एल क्या है, रिएक्टेंस। ठीक है, एल क्या है यहाँ पर, रिएक्टेंस। ठीक है, 2 पाई, पाई क्या है, पाई क्या होता है, हम्म, पाई एक संख्या है, इरेशनल नंबर। पाई क्या है, इरेशनल नंबर है, एक संख्या है जो रेशियो के फॉर्म में नहीं होगा, उसको इरेशनल कहते हैं हम। ठीक है, तो पाई का वैल्यू कितना होता है, पाई का वैल्यू या तो 3.14 होगा, या पाई की वैल्यू कितनी होगी, 22/7। पाई की वैल्यू क्या होगी, 22/7 होगी, या हम इस तरीके से निकाल रहे हैं। ठीक है, तो किसी परिपथ में अगर अगर अकेला इंडक्टेंस है तो वो धारा का विरोध करेगा, तो उसको क्या कहेंगे, प्रतिघात। ठीक है, और इस प्रतिघात का नाम क्या होगा, प्रेरकत्वी प्रतिघात। ठीक है, इंडक्टिव रिएक्टेंस, इसका नाम क्या होगा, इंडक्टिव रिएक्टेंस। ठीक है, अब किसी परिपथ में अगर सी आ गया, ठीक है, दूसरा लिख लो कैपेसिटिव रिएक्टेंस।
धारती प्रतिघात। जब किसी परिपथ में कौन आता है? कैपेसिटर आता है। ठीक, सी। जब किसी परिपथ में कैपेसिटर धारा का विरोध करता है तो उसे कैपेसिटिव रिएक्टेंस कहा जाता है। देखो, एक बात समझो, अगर रेजिस्टेंस विरोध कर रहा है तो इसका नाम क्या होगा? रेजिस्टेंस। क्या नाम होगा इसका? रेजिस्टेंस। यदि इंडक्टर विरोध कर रहा है, एक कॉइल हमने ऐसे बना दी तो इंडक्टर विरोध कर रहा है तो इसका नाम क्या होगा? इंडक्टिव रिएक्टेंस। इसका नाम क्या होगा? इंडक्टिव रिएक्टेंस, प्रेरकत्वी प्रतिघात। ठीक है। और अगर इस तरीके से कैपेसिटर विरोध कर रहा है, जैसे ये भी धारा का विरोध करेगा, ये धारा के बहने का विरोध करेगा, ये भी धारा का के बहने का विरोध करेगा, लेकिन ये और ये दोनों पावर का नुकसान नहीं करेंगे, ये पावर का नुकसान करेगा। ठीक है। इसका जो एवरेज पावर होगा वो कितना होगा? 0। ये भी एवरेज पावर कितना लेगा? 0। लेकिन इसका एवरेज पावर 0 नहीं होगा, इसका एवरेज पावर कितना होगा? I²R होगा। इसका एवरेज पावर कितना होगा? I²R। ठीक है। ये एवरेज पावर नहीं लेगा। ठीक है। इसको कहा जाता है औसत पावर खपत। औसत पावर। ठीक है। तो औसत पावर ये नहीं लेगा, एवरेज पावर कौन लेगा? रेजिस्टेंस लेगा और इंडक्टेंस लेगा। तो इंडक्टेंस और रिएक्टेंस ये एवरेज पावर लेते हैं, ये भी एवरेज पावर लेता है, ये भी एवरेज पावर लेता है। ठीक है, सॉरी, ये एवरेज पावर लेता है और ये, इसका नाम क्या है? कैपेसिटिव रिएक्टेंस। ठीक है। तो हमारे पास यहाँ पर कैपेसिटिव रिएक्टेंस है, जिसमें कैपेसिटर जो है धारा का विरोध करता है उसको कैपेसिटिव रिएक्टेंस कहेंगे। जिसमें इंडक्टर विरोध करेगा, कॉइल विरोध करेगी, ठीक है, तो उसको क्या कहेंगे हम? इंडक्टिव रिएक्टेंस। जिसमें प्रतिरोध विरोध करेगा तो उसका नाम प्रतिरोध ही होगा। ठीक है, उसका नाम प्रतिरोध ही होगा। और बाकी इनका नाम चेंज हो जाएगा। इसका नाम हो जाएगा इंडक्टिव रिएक्टेंस, क्योंकि रिएक्ट करता है धारा के साथ, धारा का विरोध नहीं करता है, मतलब धारा के साथ सिर्फ रिएक्ट करता है। पहले धारा लेता है फिर धारा देता है। इसका काम क्या होता है? धारा लेने देने का काम होता है। ठीक है, धारा को लेता है फिर देता है, फिर देता है। इसका काम क्या होता है? वोल्टेज को लेना और देना। वोल्टेज को लेना और देना ये वोल्टेज को लेगा और देगा, इसका ये काम होता है। अब किसी परिपथ में अगर दोनों आ गए या तीनों आ गए, या तो ये आ गया या ये और ये आ गया, तो उसको क्या कहेंगे? तो उसको कहते हैं हम प्रतिबाधा। उसको क्या कहते हैं हम? प्रतिबाधा। जब, अब इसका यहां पर प्रतिबाधा कहा जाएगा, प्रतिबाधा यानी इंपीडेंस। ठीक है। जब किसी परिपथ में प्रतिरोध यानी रेजिस्टेंस प्लस इंडक्टेंस आ जाए, प्लस इंडक्टेंस आ जाए, इंडक्टिव रिएक्टेंस आ जाए। इंडक्टेंस मतलब इंडक्टिव रिएक्टेंस, तो उसको क्या कहेंगे? प्रतिबाधा। अब ये दोनों मिलके रोक रहे हैं ना करंट को। ठीक है। अब इसको किसके दर्शाते हैं? एक्सएल से। इसको किससे दर्शाते हैं? आर से। तो किसी परिपथ में कौन आ गया? आर आ गया और एक्सएल आ गया, ये दोनों आ गए, तो क्या कहेंगे हम उसको? प्रतिबाधा। अगर किसी परिपथ में आर आ गया और सी आ गया, यानी एक्स सी आ गया, तो भी हम इसको क्या कहेंगे? प्रतिबाधा। अगर किसी इस परिपथ में, प्लस का साइन नहीं लगाना है यहाँ पे क्योंकि प्लस नहीं होगा डायरेक्ट, ठीक है, ये और ये आ जाए, ठीक है, या किसी परिपथ में आर, एक्सएल और एक्सी तीनों आ जाए, तीनों आ जाए,
तो इसको भी क्या कहा जाएगा, इम्पीडेंस कहा जाएगा। ठीक है, क्यों इम्पीडेंस कहा जाएगा, क्योंकि किसी भी परिपथ में अगर प्रतिरोध आ रहा है और प्रतिघात आ रहा है, प्रतिरोध प्रतिघात, रेजिस्टेंस और रिएक्टेंस आ रहे हैं, तो उस वो भी दोनों मिलकर जो काम करेंगे, मिलकर जो करंट का विरोध करेंगे, उसका नाम क्या होगा, इम्पीडेंस। ये ध्यान रखना। ठीक है, इसको हम जेड से दर्शाते हैं। ठीक है, इसको हम किसे दर्शाते हैं, जेड से। ठीक है, जेड जो है नॉर्मल जेड लिख लो, इसको किससे दर्शाते हैं, जेड से। ठीक है, तो जेड में कौन कौन आ सकता है, रेजिस्टेंस और रिएक्टेंस। ठीक है, जेड किसको कहेंगे, जिसमें रेजिस्टेंस भी आ जाए और रिएक्टेंस एक्स भी आ जाए। एक्स दो तरीके का होता है, एक होता है एक्सएल और एक एक्सी। एक एक्सएल होता है और एक एक्सी। एक्सएल क्या है, प्रेरकत्विक प्रतिघात, और एक्सी क्या है, धारती प्रतिघात। ठीक है, इंडक्ट कैपेसिटिव रिएक्टेंस। यहाँ पर देखो ये नई नई टर्मिनोलॉजी है, तो नई नई टर्मिनोलॉजी तभी बनेगी जब बुक्स के साथ पढ़ोगे। बुक लिया है नहीं लिया तुम लोगों ने, नहीं लिया, बुक के साथ जब पढ़ोगे ना तब जाके मिलेगी। ठीक है, ये चीजें क्लियर होंगी। ऐसे नहीं होगा कि पहली बार नाम सुन रहे हो, और थोड़ा बहुत घर में पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि अभी फर्स्ट टाइम पढ़ रहे हो ना, तो ये नाम भी नए नए लग रहे होंगे। ठीक है, कैपेसिटिव रिएक्टेंस, इंडक्टिव रिएक्टेंस, ये शब्द शब्द जब हमारे दिमाग में आएंगे, हम पढ़ेंगे, तब जाके समझ में आएगा। ठीक है, अब ऐसा नहीं है कि एक बार बता देंगे तो समझ में आ जाएगा, क्योंकि अब आगे चल के हम परिपथ बनाने वाले हैं। ठीक है, तो परिपथ बनाने वाले हैं, तो अभी तक जो पढ़ाया है एसी फंडामेंटल में, ठीक है, वो क्लियर होना चाहिए। ठीक है, कि प्रतिबाधा क्या है, प्रतिघात क्या है। ठीक है, तब तो हम एसी में आगे बढ़ेंगे ना, क्योंकि इसके बाद फिर हम आ जाएंगे कहाँ पर, वायरिंग वगैरह पे। ठीक है, मतलब ज्यादा नहीं, दो तीन चैप्टर ही बचे हैं। ठीक है, एक वायरिंग वाला पढ़ना है, ट्रांसफार्मर पढ़ना है, और अर्थिंग पढ़ना है। ठीक है, मेजरमेंट और इल्यूमिनेशन उतना इंपॉर्टेंट अभी शुरू में नहीं रहते। ठीक है, उनको लास्ट लास्ट में कवर कर लेंगे। ठीक है, तो हम लगभग सिलेबस में 60% तक पहुंच गए हैं। ठीक है, तो ये वाला चैप्टर ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसका यूज, एसी का यूज हर जगह किया जाता है, पूरी मशीन इसी पे काम करती है, इसलिए इसकी जो टर्मिनोलॉजी है वो काम की होती है। ठीक है, इसकी पूरी टर्मिनोलॉजी काम की होती है, क्योंकि आगे चल के पूरा एसी में काम करना है। तो एसी में काम करना है, तो जब एसी की ही हमारी टर्मिनोलॉजी क्लियर नहीं होगी तो हम कैसे काम करेंगे। हम्म? हमें एसी की टर्मिनोलॉजी क्या करना पड़ेगा, क्लियर करना पड़ेगा। ठीक, इम्पीडेंस क्या होता है, रिएक्टेंस क्या होता है। ठीक है, रेजिस्टेंस क्या होता है, जो धारा का विरोध करे। रिएक्टेंस क्या होता है, जो धारा के साथ रिएक्ट करे। वो कितने तरीके के होते हैं, एक्सेल। एक्सेल क्या होता है, इंडक्टिव रिएक्टेंस। ठीक है, प्रतिकत्वी प्रतिघात। एक्सी क्या होता है, कैपेसिटिव रिएक्टेंस। ठीक है, एक बार जब पढ़ोगे ना इनको सबको, तो पहले तो इनका नाम धीरे धीरे याद होगा। ठीक है, एक दो बार पढ़ोगे, तीन बार तो नाम याद होगा। ठीक है, फिर रिवीजन करोगे, क्वेश्चंस लगाओगे, तो जाके चीजें आगे बढ़ेंगी। ठीक है, तो यहां तक का इसको अभी कंप्लीट कर लो। ठीक है, ज्यादा समय नहीं लगता है सिलेबस कंप्लीट करने में, बट याद करने में पूरा समय निकल जाता है। ठीक है, तो आज मैं इनके सारे